Now the climax. We started with one, now the final one for our inaugural, but of course there are others who will be speaking in the plenary session. So now I invite Dr. Rajendra Singh ji. वैदिक पर्सपेक्टिव के बारे में प्रभु स्वामी श्री राधानाथ जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। मुझे आखिर में कुछ कहना होगा तो मैं फिर कहूँगा, बट उन्होंने जितना अच्छा बताया वो बिल्कुल हम सब के लिए वैदिक पर्सपेक्टिव क्या है उसको समझना इनफ है, बहुत है। लेकिन हमें क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उसको समझना जरूरी है। इस प्लेनेट पर हीट एक ही है। जब सूरज से गर्मी निकलती है तो वो एक तरह की होती है, लेकिन वो गर्मी इस प्लेनेट में जहां जैसे पड़ती है उसका करैक्टर चेंज हो जाता है। वो सूरज से निकली हुई गर्मी जब समुद्र के ऊपर पड़ती है तब वो ब्लू हीट होती है। जब वो गर्मी जंगल के ऊपर पड़ती है तो वो ग्रीन हीट होती है। जब वो गर्मी वीरान और नंगी धरती पर पड़ती है और कांच के बने हुए बिल्डिंग्स के ऊपर पड़ती है या सीमेंट कंक्रीट के जंगल के ऊपर पड़ती है तब वो रेड हीट हो जाती है। ये जो रेड हीट है इसके अंदर O2 और H2O ये बिल्कुल नहीं होता। रेड हीट में सब कुछ जीवन के विरुद्ध है, लाइफ के विरुद्ध। किसी भी तरह का जीवन रेड हीट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको रेड हीट कहते हैं। तो जब रेड हीट होती है तब लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो ये जो रेड हीट है ये ब्लू हीट को, ग्रीन हीट को और बीच में एक येलो हीट है उस हीट को ग्रैब करने की कोशिश करती है। और उसका जो जीन पूल है, उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके अंदर जो जीव जगत है, उस सारे जीव जगत पर अपोजिट असर डालती है। और उसमें से ये जो हमारे चारों तरफ का परिवेश है, चारों तरफ का हमारा जो आवरण है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस ब्लू हीट से बनने वाला बादल हवा के साथ जब ग्रीन हीट के ऊपर जाता है तो वहां बरस जाता है। इसलिए जहां हरियाली है, जहां ट्रांस एवोपरेशन का रेशो, जहां ट्रांस एवोपरेशन ज्यादा है वहां पर वो सारा ज्यादा बारिश होती है। जहां ट्रांस एवोपरेशन नहीं होता वहां बारिश नहीं होती, ये समझ लो। जहां रेड हीट होती है वहां बादल आते हैं और बिना बरसे रूट कर चले जाते हैं, वो बरसते नहीं है। बादल तो आते हैं पर बरसते नहीं है जहां रेड हीट होती है। रेड हीट हमेशा बादलों को धरती से ऊपर उठा देती है और बीच में जब गर्म हवा होती है तो बादल को बरसने नहीं देती। तो ये जो आपका क्लाइमेट है इसके परिवर्तन का, इसके चेंज का प्रोसेस शुरू होता है और एक तरह से फिर हमारा वर्षा का चक्र बदल जाता है, हमारा मौसम बदलने लगता है, फिर बेमौसम बारिश होने लगती है, वर्षा के दिन कम हो जाते हैं। ये जो वर्षा के दिन का कम होना, वर्षा का चक्र का बदलना, ये हमारे धरती पर, इस प्लेनेट पर एक बुरा असर डालता है और इसी बुरे असर से हम सब लोग चिंतित हैं। आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है क्यों हो रही है? क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज की जो चैलेंज है उस चैलेंज का डर है कि वो और बढ़ेगा तो हमारी लाइफ पर, हमारे जीवन पर उसका बुरा असर होगा। इसलिए उस बुरे असर से बचने के लिए आज ये आपकी वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में हमें डिसाइड करना है कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में जाएं कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में जाएं कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में जाएंगे तो हिंदुस्तान में कैसा आसानी से कुछ कर सकेंगे क्या, मिटिगेशन में जाएंगे तो पैसा सब बर्बाद होगा क्या। ये जो सब चैलेंजेस हैं ये बड़े सवाल हैं। ये हमारे सामने सबसे बड़े सवाल है कि हमें हमारे कॉमन फ्यूचर को, हमारी कॉमन लाइफ को बेटर करने के लिए हमें अडेप्टेशन में जाना अच्छा है कि मिटिगेशन में जाना अच्छा है। यदि आप इनसे सीखना चाहते हैं, कृष्ण जी से,
तो ये हमें अडेप्टेशन सिखाते हैं। कृष्ण जी जब वृंदावन में फ्लड आता है तो वो फ्लड कंट्रोल नहीं करते, वो फ्लड के साथ हम कैसे जी सकते हैं, इसलिए वो गोवर्धन पर्वत पर सारे ग्वालों को ले जाते हैं। क्या करते हैं, कहां ले जाते हैं वो? कृष्ण जी कंट्रोल सिखाते हैं क्या फ्लड का? तुम्हारी सरकार तो आजकल कंट्रोल सिखाती है, उसके लिए बहुत बड़ा बजट करती है, लेकिन ये कभी कंट्रोल नहीं सिखाते। ये कहते हैं कंट्रोल नहीं, जो कुछ नेचर ने दिया है, जो इस नेचर में हो रहा है, उसके साथ हम कैसे सरवाइव कर सकें, कैसे एंजॉय कर सकें। सो ही गिव द लर्निंग फॉर द अडेप्टेशन। जब भी नेचर में कुछ उल्टा हो तो उसको कैसे अडेप्ट करके कैसे उसके साथ हम बच सकते हैं। तो हम कृष्ण जी से सीख सकते हैं कि अडेप्टेशन वो हमें कैसे सिखाते हैं इस नेचर में जो भी हो रहा है। हम बहुत लोगों से सीख सकते हैं, लेकिन ये जो सीखने का दौर है, ये सीखने का दौर हम जब अपनी मूल जगह से भूल जाते हैं और कहीं दूर से सीखने लगते हैं, तब हम अडेप्टेशन पे नहीं जाते, तब हम मिटिगेशन पे जाते हैं। क्योंकि मिटिगेशन हमें बड़ा बिजनेस सिखाती हैं, बड़ा क्लाइमेट का बड़ा बिजनेस देती हैं, हमें वर्ल्ड बैंक को भेजती हैं, लोन देता है वो, फिर हम उससे लोन लेकर बड़ी मशीनें खरीदते हैं। तो जो मिटिगेशन है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, हमारे लिए अनुकूल है अडेप्टेशन। इसलिए अडेप्टेशन की हिंदी है अनुकूलन। आपने इसमें इसका नाम टाइटल पढ़ा होगा ना, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। जो परिस्थिति खराब हो गई है, जो हमारे हालात बिगड़ गए हैं, उन बिगड़े हुए हालात को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको अडेप्ट करें जिससे बिगाड़ ज्यादा ना हो, जिससे बिगड़े नहीं चीजें, जिससे नुकसान ना हो। इसलिए क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, हम जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में यदि जाएंगे तो इस नेचर के अंदर कुछ बिगाड़ नहीं होगा। क्लाइमेट अडेप्टेशन का एक आइडियल मॉडल है गोवर्धन इको विलेज। गोवर्धन इको विलेज में जो भी इस क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए मेजर लिए गए हैं, पानी को ठीक करने के जो मेजर्स हैं, पानी को ठीक कैसे कर सकते हैं जो, और उसको फिर रीयूज कैसे कर सकते हैं, जो भी कुछ मेजर्स यहां पर लिए गए हैं वो एग्जैक्टली एप्रोप्रिएट फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। मुझे लगता है कि गोवर्धन जी विलेज के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश मान लिया है, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि भैया इस नेचर के खिलाफ बड़ी बड़ी मशीनें लगा के काम नहीं करना, छोटी छोटी मशीनों से, छोटे छोटे कामों से कैसे इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने कॉमन फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। तो जब हम बिना बिगाड़े, जब हम कुछ विस्थापन किए बिना, विकृति किए बिना, विनाश किए बिना विकास का रास्ता लेते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। जिस डेवलपमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉलेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉइल और ग्रीनरी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी ना हो, वो ही रास्ता होता है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कभी भी विस्थापन नहीं होता, विकृति नहीं होती, उसमें विनाश नहीं होता। लेकिन जो रास्ता हमने आज विकास का लिया है, उस रास्ते में हमारा ड्राउट बढ़ा है। जब हमने आजादी प्राप्त की, उस वक्त इस धरती पर, भारत की धरती पर जितना ड्राउट था, उससे 10 टाइम मोर ड्राउट टुडे। आजादी के वक्त भारत की धरती पर जितना फ्लड आता था, उससे 8 टाइम मोर फ्लड टुडे। ऐसी जगह फ्लड आता है जहां कभी फ्लड नहीं आता था। ये ड्राउट और फ्लड क्यों आता है, ये ड्राउट और फ्लड कैसे आता है? तो एक तो मैंने कहा कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बेमौसम बारिश होती है, इरेटिक बारिश होती है और क्लाउड ब्रस्ट होते हैं। तो जब आपके पहाड़ नंगे होंगे
तो जहां बारिश होगी वहां की मिट्टी को, वहां की बारिश का पानी मिट्टी को नीचे लेके आ जाएगा। तो जहां से मिट्टी हट गई है, जहां से हरियाली चली गई है, हरियाली गई और मिट्टी गई, तो वहां ड्राउट आ जाता है। और जहां वो मिट्टी जम जाती है नीचे नदी में, रिवर बेड में, वहां रिवर फ्लड का लेवल ऊपर हो जाता है। और जैसे ही फ्लड का लेवल रिवर बेड ऊपर होता है वैसे ही फ्लड आता है। तो ये जो हमारा ड्राउट और फ्लड ये इंक्रीज हुआ है, ये जो ड्राउट और फ्लड इंक्रीज हुआ है, ये एक तरह से हमारा जो आज का हमारा जो चुनौती है, आज का जो हमारा सबसे बड़ा खतरा है, इस खतरे से बचने के लिए हम लोगों को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल अडॉप्ट करने के लिए हम लोगों को कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर जाना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कम्युनिटी ड्रिवन जब होगा, जैसे ये गोवर्धन विलेज ने एक छोटी सी जगह को ग्रीन करके अपना पानी, अपने संसाधनों को गोवर्धन विलेज ने ठीक करने का काम शुरू किया, वैसे ही भारत की जो करीब 6,000 कम्युनिटीज हैं, 6 लाख विलेजेस हैं, उन सारी विलेजेस के लेवल पर, विलेज लेवल पर, कम्युनिटी के लेवल पर इस तरह के एफर्ट हम लोगों को करने होंगे। जैसे जहां जहां भी पानी बरसता है, उस पानी को यदि आपने वहीं रोक दिया, जहां पानी दौड़ता है वहां चलना सिखा दो, जब पानी चलने लगे उसको रेंगना सिखा दो, जब वो रेंगने लगे तो पकड़ के धरती के पेट में बैठा दो, फिर उसको सूरज की नजर ना लगेगी, वो उड़ेगा नहीं। जब तुम्हारा बुरा दिन आए, जब तुम्हारा अकाल आए, दुष्काल आए, तब उस पानी को निकाल के जीवन चला लो। समझ में आया? ये काम जब होगा, जब आप कम्युनिटी ड्रिवन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, इरोजन मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे काम आप लोग करेंगे। जब ये सारे काम आप करते हैं तो फिर कैसे होता है, फिर वाटर बॉडीज में जो पानी रुकने लगता है तो उस पानी से थोड़ी हरियाली आती है। ये मेरे इलाके का चित्र है। मेरा इलाका रेन शैडो रीजन था। रेन शैडो रीजन में हमारी वाटर बॉडीज हमने 11,800 बनाई, लेकिन बारिश नहीं आती थी, बारिश नहीं होती थी। तो उस बारिश का पानी जब हमारी वाटर बॉडीज में आने लगा तो वाटर बॉडीज पेरेनियल होने लगी, और जब वाटर बॉडीज पेरेनियल होने लगी तो उनमें से ट्रांस एवोपरेशन इंक्रीज हुआ। और ये जो ट्रांस एवोपरेशन इंक्रीज है, इससे माइक्रो, वेरी माइक्रो लेवल, लाइक धुआं जैसा होता है ना, पतला सा, वैसा क्लाउड फॉर्मेशन होने लगा। और वो धुएं जैसा क्लाउड, माइक्रो क्लाउड, हमारे मैक्रो क्लाउड्स को कैच करने लगे। हमारे यहाँ जो क्लाउड जाते हैं वो अरेबियन सी से ही जाते हैं। तो ये जो मैक्रो क्लाउड हैं, नेक्स्ट, ये जो मैक्रो क्लाउड्स हैं और माइक्रो क्लाउड मिलने लगे, अभी हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। पहले से लगभग पहले होती होगी जब हमारे यहाँ हरियाली थी, पहले भी ऐसी बारिश होती होगी, लेकिन अब जब हमने काम शुरू किया तब बारिश नहीं होती थी, तब वहाँ रेड हीट थी। और जैसा मैंने कहा, रेड हीट में ऑक्सीजन और H2O नहीं होता, ग्रीन हीट में O2 ज्यादा होता है, ब्लू हीट में H2O ज्यादा होता है। और वो सब मिलके जब ग्रीन हीट ब्लू हीट से मिलती है तो नया उत्पादन करता है। नया निर्माण हरी गर्मी और नीली गर्मी के मिलने से होता है, और वो जो निर्माण है वो पीली गर्मी है। पीली गर्मी में सब दोष भी होते हैं, क्लाइमेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होती है और थोड़ी बहुत उसमें पानी की आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। उसके कारण ये जो पूरा इलाका है, नेक्स्ट, पूरा इलाके में फिर हरियाली आ गई, और हरियाली आने से वहां भी अच्छी बारिश होने लगी। अभी जो वहां टेम्परेचर है
46 से ऊपर नहीं जाता। पिछले 13 साल का टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे आया है। पहले हमारा टेम्परेचर 49 तक जाता था, अभी पिछले 13 साल में यहाँ का टेम्परेचर 46 से ऊपर नहीं जा रहा, 13 साल से। तो ये जो टेम्परेचर है, इसको गांव के हमारे अनपढ़ किसान कहते हैं कि धरती को बुखार चढ़ गया है। ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ये बुखार का इलाज नहीं करना चाहते, ये बस ग्लोबल वार्मिंग करके कह के उसको भूल जाते हैं कि भैया एक ग्लोबल चैलेंज है इसलिए इसका इलाज भी ग्लोबल होगा, तो ये ग्लोबल के ऊपर डाल के खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे गांव का आदमी क्या कहता है कि धरती को बुखार चढ़ गया भाई, और धरती का बुखार का इलाज है उसके ऊपर पानी की पट्टी रखना। क्या रखना है? पानी की पट्टी रखना। तो पानी की पट्टी रखते हैं तो बुखार ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है। गांव का आदमी कहता है कि जब आदमी को बुखार चढ़ता है तो पैरासीटामोल खिला के ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब धरती को बुखार चढ़ता है तो उसको पानी की पट्टी लगानी होती है और उसमें हरियाली बढ़ानी होती है। धरती के बुखार का इलाज है हरियाली और मॉइस्चर, नमी। तो हमारे गांव के लोगों ने वही किया, इसलिए उन लोगों ने जो काम किया उसके कारण टेम्परेचर भी नीचे आया और ये भी आया। दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो गोवर्धन का एक्सपेरिमेंट है, ये एक बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है, वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट, बट इसको रीएप्लिकेट करना, इसको स्केलिंग अप करना, और इस तरह का जो भी हमारी लोकल जो डाइवर्सिटी है, हमारी एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके जब हम काम करेंगे तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल इजाद करेंगे। इसलिए यदि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल पे जाना है तो जहां हम रहते हैं वहां की जियो कल्चरल, क्या बोल रहा हूं मैं, जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके काम करना होगा। और ये जो कृष्ण जी है ना, भगवान जी ने कहते हैं हम, ये कृष्ण जी हमें जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट पढ़ाते हैं। वो सिखाते हैं कि तुम जहां हो वहीं के सॉल्यूशन एक्सप्लोर करो, सॉल्यूशन कहीं दूर से मत लेके आओ, तुम जहां पर रहते हो वहीं के सॉल्यूशन तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए यदि आपको जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट सीखना है तो उसके लिए आइडियल प्रेरक ये हैं, क्योंकि इन्होंने जब इनके यहाँ बाढ़ आई तो अपने गोवर्धन पर्वत को के ऊपर सबको ले जाके सबको बचा लिया। ये एक आइडियल मॉडल है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कह के खत्म करता हूं। प्रभु जी ने आपको बहुत जो इंडियन वैदिक पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बहुत मार्मिक बातें कही, लेकिन मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके कहना चाहता हूं कि ये जो वैदिक पर्सपेक्टिव है ये भारत में कब तक चला, और जब ये चला था, जब तक ये चला तब तक भारत क्या था। पंच महाभूत, भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नै से नीर, दीज फाइव एलिमेंट्स हमारे भगवान हैं। दोबारा सुनो, भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नै से, तो ये 5 शब्दों से ही भगवान बना है कि नहीं बना, या कुछ और बना है? ये हमारे भगवान थे। जब तक भारत के लोग इन 5 एलिमेंट को अपना भगवान मानते थे, जब तक भारत में मानव मूर्ति भगवान के रूप में स्थापित नहीं हुई थी, भारत में जब तक मानव मूर्ति भगवान के रूप में स्थापित नहीं हुई थी तब तक भारत में वैदिक काल था। भारत के वेदों में केवल और केवल पंच महाभूतों की पूजा का जिक्र है। पंच महाभूतों की पूजा और उसको भगवान मानना, पंच महाभूतों को भगवान मानना,
ये वैदिक परंपरा का मूल इंडिकेटर है, मूल पहचान है कि हम वैदिक परंपरा किसे कहते हैं। दोस्तों, ये वैदिक परंपरा लंबे समय तक भारत में रही और ये वैदिक परंपरा, जैसे स्वामी जी ने अंत में कहा कि यही हमारा धर्म थी। उन्होंने एंड में कहा दिस इज अवर रिलीजन, अवर धर्म, अवर धर्मा। तो ये जो हमारी वैदिक परंपरा थी, ये उस काल का धर्म थी, उस काल का धारण करने योग्य, प्रत्येक को धारण करने योग्य जो होता है वो धर्म होता है। तो जो भी कुछ धारण करने योग्य है वो हमारा धर्म था। उस धर्म के चलते भारत में वैदिक परंपरा लंबे समय तक चली। दोस्तों, जो इस कन्वेंशन का डिक्लेरेशन लिखने वाले हैं, मैं अंत में बस अपनी बात खत्म करके कह रहा हूं, जो इस कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन लिखने वाले हैं, मेरा उनसे बस इतना ही कहना है कि जब तक भारत में वैदिक परंपरा थी तब तक भारत दुनिया को सिखाने के लायक था। ये ग्लोबल टीचर था। तब तक भारत से बहुत लर्निंग ली जा सकती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो लर्निंग्स है वो कम नीचे आती गई। इसलिए मेरा कहना है कि यदि आप अपने डिक्लेरेशन में वैदिक पर्सपेक्टिव को कब से कब तक रहा और इसी के कारण हम ग्लोबल टीचर थे और हमने क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं वो एक तरह से भारतीय आस्था में पर्यावरण रक्षा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? भारतीय आस्था क्या है? भारतीय आस्था है कि पंच महाभूतों का सम्मान करना, यह भारतीय आस्था थी। इस भारतीय आस्था के कारण हम, इसी आस्था के कारण हम अपने पर्यावरण की रक्षा करते रहे थे लंबे समय तक। 17वीं शताब्दी में भारत में हमारी भोग की लालसा बढ़ी, हमारी ग्रीडीनेस बढ़ी और हमने जिस तरह का डेवलपमेंट किया वो डेवलपमेंट हमारा डिजास्टर बन गया। वो ही डेवलपमेंट हमारे लिए डिजास्टर बना और उसी डेवलपमेंट में से ये जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है हमारे सामने आया। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय ज्ञान तंत्र से, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से, इंडियन विजडम से हम कैसे इस पर्यावरण के खतरे को का सामना कर सकते हैं, उसको थोड़ा उसके साथ अडेप्टेशन कर सकते हैं, उसको हम अपने जीवन में अनुकूलन में ला सकते हैं। ये यदि इस डिक्लेरेशन का सार तत्व होगा तो मुझे लगता है आपका ये कन्वेंशन सफल होगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय प्रभु जी ने और इस गोवर्धन इको विलेज ने इस कॉन्फ्रेंस के आरंभ से लेकर और आज तक सारी चीज़ों में, उसके संयोजन में, उसके आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं प्रभु श्री को और पूरे संत समाज को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने ये कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से जो इंडियन विजडम है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है अबाउट दी नेचर, उसको समझने का एक मौका दिया है। और इस मौके से भारत की पार्लियामेंट में, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और हमारे नीति आयोग में कुछ खास चर्चा हो सके कि इंडियन डेवलपमेंट का फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फ्यूचर भारतीय ज्ञान से कैसे सीखा जा सकता है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से और इंडियन विजडम से कैसे सीखा जा सकता है। इस पर इस 21st सेंचुरी में एक नई डिबेट की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ का जो डिक्लेरेशन है वो उस लेवल का बने, वैसी मैं आशा करता हूँ। मैं स्नेहल डोंडे को भी शाबाशी देना चाहता हूँ। उनको धन्यवाद नहीं देता, वो धन्यवाद के लायक नहीं हैं, वो शाबाशी के लायक हैं। शाबाशी देना चाहता हूँ इसलिए कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक पूरी अलर्टनेस के साथ इस काम को बहुत अच्छे से किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, लोग भले ही कम आए हों, ज़्यादा आए हों, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग आए और ये सक्सेसफुली
ये सब चलेगा, वैसी मैं आशा करता हूँ। और हमारे दोस्त एडी सावंत वगैरह को तो धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए और किसी को धन्यवाद नहीं देना चाहता, इन दो लोगों को देना चाहता हूँ। और हमारे दोस्त जो आए हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको को धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सबको मिल के साझा काम करना है, अच्छा काम करना है, अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर करना है। हमारे बेटरमेंट ऑफ कॉमन फ्यूचर, हमें अपनी क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना ही होगा और उससे आगे जाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर की खासियत ही है कि हर कॉम्प्लेक्स इशू के लिए एक सिंपल सा उनके पास हम लोगों के लिए एक मैसेज होता है, विच ही हैज सेड दैट इफ़ ही कैन डू सम्मान, और आस्था जो हमारी थी उसकी सम्मान करते हुए अगर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, तो जो पहले हमारी ट्रेडिशंस थी उसको रखते हुए, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, we can go ahead. So now we will be breaking for tea break for a very short period up to 12 o'clock. At 12 o'clock again we are going to assemble here as the first plenary session will begin on water. And for water I will request here Rajendra Singh ji, Dr. Saukar, Dr. Pandey and Dr. A.D. Sawant to be here. The chairing of the session will be by Rajendra Singh ji and moderator will be Dr. Sawant. And the second plenary session, which will begin at 3 to 5 p.m. For that, A.D. Sawant will be chairing the session. Leena Mehendale madam will be here. Then Sanat Kumar Prabhuji will be here. And Rajendra Singh ji will moderator. And we would like Sudarshan Das ji to also present his view during the session. So now we will break for tea, and for a very brief break it will be, and 12 o'clock we will be assembling here again back.